नई सोच नई कहानी और रेडियो जर्नी विद स्मृति ईरानी की 10वीं कड़ी में आज का विषय है विमेन एंड जस्टिस। पेश करेंगी महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी। नई सोच नई कहानी में आप सबका स्वागत है। आज कहानी उनकी जो इंसाफ के लिए लड़े, आज कहानी उनकी जो इंसाफ की चाह में निकले थे घर से और इंसाफ न सिर्फ मिला बल्कि सरकार से सहयोग भी। आज कहानी उनकी जो इंसाफ दिलवाते हैं, और भारत सरकार हो या फिर इंसाफ की तराजू को लेकर खड़ी वो महिला जो आंख पर पट्टी बांधे है, उसकी कोर्ट में महिला को इंसाफ दिलाने वाले ऐसे लोगों की कुछ कहानी आज श्रोताओं को कहना चाहती हूँ कि हमारे संग हैं महिला और बाल विकास मंत्रालय के सचिव इंदिवर पांडे जी और एडिशनल डिस्ट्रिक्ट और सेशंस जज दिल्ली की हायर जुडिशियल सर्विस से मिस श्रेया अरोड़ा मेहता जी। पांडे जी, आपसे शुरुआत करना चाहूंगी। हमारे देश में निर्भया फंड के बारे में बहुत चर्चाएं होती हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ कि हमारे श्रोता समझें कि ये फंड होता क्या है, भारत सरकार इसका संचालन कैसे करती है। जी, निर्भया फंड जो है, जो विख्यात निर्भया केस था उसके बाद शुरू किया गया था। 2013 में ये पहली बार स्टैब्लिश किया गया, परंतु 2013 तक इसमें कोई भी प्रोजेक्ट नहीं सैंक्शन हुआ था। 2014 के बाद जो है निर्भया में प्रोजेक्ट सैंक्शन हुए और सरकार ने एक इनिशियल कॉर्पस दिया था। उसके बाद से 500 करोड़ करके हर साल में इसमें दिया जाता है। अभी तक इसमें जो है टोटल 7,212 करोड़ का अमाउंट निर्भया फंड में है और इसमें बेसिकली महिलाओं की सुरक्षा और एम्पावरमेंट के लिए जो प्रोजेक्ट्स हैं वो सैंक्शन किए जाते हैं। और इसका जो प्रोसीजर है उसमें एक एम्पावर्ड कमेटी होती है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के सेक्रेटरी की अध्यक्षता में होती है। और उसमें जो लिंक डिपार्टमेंट हैं जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, रेलवेज, रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, स्कूल एजुकेशन, मतलब जिन जिन की जरूरत पड़ती है महिला सुरक्षा की तरफ से, वो सारे के सारे इसके मेंबर होते हैं। तो क्या ये कहना उचित है कि भारत सरकार की चाहे कोई भी इकाई हो अथवा प्रदेश सरकार का कोई भी प्रस्ताव हो जो महिला को सुरक्षित करता हो, और अगर महिला किसी चुनौती का सामना कर रही है तो विशेष उसकी व्यवस्था करता हो, तो वो सारे काम और उसका आर्थिक सहयोग आप निर्भया फंड के माध्यम से देते हैं? इसमें दो तरह के प्रोजेक्ट आते हैं। एक प्रोजेक्ट होते हैं जो कि केंद्रीय सरकार की एजेंसीज अपने मंत्रालय के माध्यम से हमारे पास लाती हैं और इनका डायरेक्ट इम्प्लीमेंटेशन होता है सेंट्रल मिनिस्ट्रीज के थ्रू। जैसे रेलवे की इंटीग्रेटेड इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम है रेलवे का, जिसमें कि 900 के करीब रेलवे स्टेशंस पे सीसीटीवी लगाए जा रहे हैं। इसके अलावा आरपीएफ को हमने टैब्स दिए हैं ताकि विमेन पैसेंजर्स को हम ट्रैक कर सकें। तो रेलवे जो पुलिस फोर्स है उनको आपने डिजिटली एम्पावर किया है ताकि अगर महिला को ट्रेन में किसी प्रकार की व्यवस्था या सहयोग चाहिए तो उनके पास एक टैब हो ताकि वो उस महिला की डिजिटल सर्विस ट्रैक करते हैं उसकी जर्नी के दौरान कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि किसी तरह की उसको असुविधा हुई। अगर कोई सिंगल लेडी है इस तरह की, फेशियल ऑथेंटिकेशन उन्होंने शुरू किया है जिसमें कि अगर कोई ट्रैफिकिंग का क्रिमिनल है या वो है, उसको वो देख के सिस्टम से ही आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि मतलब कि महिला और बच्चों की जो तस्करी करते हैं उनकी जो जानकारी हमारी सरकार के पास है, उस जानकारी के आधार पर अगर ऐसा कोई संदिग्ध व्यक्ति ट्रेन में है तो उसको भी धरपकड़ किया जाता है पुलिस द्वारा। जी बिल्कुल बिल्कुल सही। आपने कहा 2014 के बाद से ही ऐसे प्रोजेक्ट्स सैंक्शन होना शुरू हुए भारत सरकार द्वारा। क्या ये कहना चाहिए होगा कि हमारे देश में कभी भी हर प्रदेश द्वारा संचालित एक महिला हेल्पलाइन हो, हर जिले में एक महिला वन स्टॉप सेंटर हो, ताकि एक ही सेंटर में अगर महिला किसी चुनौती का सामना करती है, प्रताड़ित है, अगर किसी भी क्राइम की वो विक्टिम है, तो उसको पुलिस की मदद, वकील की मदद, मेडिकल मदद, ये सब एक छत के नीचे हर जिले में। ये क्या 2014 से पहले कोई व्यवस्था नहीं थी ऐसी? जी मैडम, इस तरह की कोई भी व्यवस्था नहीं थी। इनफैक्ट सबसे पहले विमेन हेल्पलाइन जो कि सारे राज्यों में शुरू की गई, वो सैंक्शन की गई हमारी मिनिस्ट्री की तरफ से, और आज ये विमेन हेल्पलाइन 34 राज्यों और संघ शासित प्रदेशों में चल रही है, जिसमें 64 लाख से अधिक महिलाओं को मदद मिली है और यहाँ पे करीब 1.26 करोड़ कॉल्स आई हैं। इसमें 1,26,00,000 महिलाओं ने हेल्पलाइंस के माध्यम से मदद मांगी और उनको मदद दी गई। जी, इसके अलावा जहाँ तक हम वन स्टॉप सेंटर की बात करते हैं तो हमने 801 वन स्टॉप सेंटर अप्रूव कर दिए हैं, जिसमें कि हर जिले में हैं और जो बड़े जिले हैं वहाँ पे 2-2 करके वन स्टॉप सेंटर किए गए हैं। 753 ओएससी ऑलरेडी फंक्शनल हैं
और इन्होंने भी करीब 7 लाख से ज़्यादा महिलाओं की मदद की है जो कि वायलेंस से पीड़ित हैं। वो वहाँ आके रहती हैं, उनको लीगल, मेडिकल, पुलिस हर तरह की असिस्टेंस प्रोवाइड की जाती है। टेम्परेरी रहने के लिए भी वहाँ किस पे प्रकार प्रावधान के है। केसेस के विक्टिम्स आते हैं वन स्टॉप सेंटर में? सबसे ज़्यादा डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस आते हैं। इसके अलावा तरह तरह के, जैसे फैमिली में किसी तरह का डिस्प्यूट हुआ, एक तो हस्बैंड वाइफ के झगड़े सबसे ज़्यादा आते हैं। अगर रफली देखें तो 70% के करीब ये केसेस होते हैं। और ये पर्टिकुलरली बढ़ गए हैं क्योंकि जब से ये न्यूक्लियर फैमिलीज़ हो गई हैं तो महिलाओं को कोई जगह नहीं होती कि वो कहाँ जाएं अगर इस तरह की कोई प्रॉब्लम हो। तो उस हिसाब से वन स्टॉप सेंटर एक बड़ा अच्छा इंटरवेंशन साबित हुआ है। इसके अलावा कई बार वायलेंस ना भी हो तो भी परेशान हो जाती हैं, कभी कभी जो है इतना काम का दबाव है या कुछ, तो मानसिक तनाव में आ जाती हैं, तब भी महिलाएं इसमें आती हैं। और कई केसेस में इवन की देखा गया जब फैमिली में सेक्सुअल हैरेसमेंट वगैरह है, उस तरह के भी केसेस जो है। तो अगर महिला घरेलू हिंसा की शिकार हो या फिर मानसिक कोई प्रताड़ना हो, रेप का कोई केस हो, छीना झपटी का कोई केस हो, ऐसे सभी चुनौतियों में महिलाओं को विशेष मैं कहना चाहूँगी कि आपके ज़िले में निश्चित रूप से वन स्टॉप सेंटर कार्यरत है। आप कृपया अपने ज़िले की वन स्टॉप सेंटर की जानकारी जो है वो ऑनलाइन उपलब्ध है। साथ ही आपके प्रदेश में हेल्पलाइन कौन सी चलती है उसका नंबर भी सार्वजनिक तौर पर उपलब्ध है। पांडे जी, राष्ट्रीय हेल्पलाइन भी है 181 जो महिला हेल्पलाइन है, ये जो है राष्ट्रीय हेल्पलाइन है। इसके साथ साथ एक और हेल्पलाइन है बहुत इंपॉर्टेंट जो कि इमरजेंसी असिस्टेंस में आती है, इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम, जो कि 112 जिसे बोलते हैं, इमरजेंसी हेल्पलाइन, जिसके थ्रू आप फायर, पुलिस, मेडिकल इस तरह की असिस्टेंस मिलती है। 112 को अब 181 के साथ लिंक भी कर दिया गया है। ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। तो अगर आप 181 पे कॉल करें और आपको इमरजेंसी रिस्पॉन्स की जरूरत है, पुलिस मदद की जरूरत है, तो इंस्टेंटली एक स्विच से ये कॉल जो है ट्रांसफर हो जाती है। ये हमने करीब करीब सारे राज्यों में कार्यरत कर दिया है। तो 112 या 181 महिलाएं अगर मुसीबत में है तो इन नंबर्स पर मदद मांग सकती हैं और मदद मिलती है। पांडे जी, एक चीज़ और जो आप निर्भया फंड के अंतर्गत जिसे फंड करते हैं वो है फास्ट ट्रैक कोर्ट जी। कोर्ट की विशेष व्यवस्था देश भर में 1000 से ज़्यादा भारत सरकार ने नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में स्थापित की। मेरी जानकारी में यह है कि लगभग 1,60,000 केसेस में अब तक महिलाओं को इन कोर्ट्स में न्याय मिल चुका है। इसके बारे में थोड़ा बताइए। जहाँ तक फास्ट ट्रैक कोर्ट्स की बात है, 758 फास्ट ट्रैक कोर्ट जो है अभी तक अप्रूव किए जा चुके हैं। इनफैक्ट फंक्शनल हैं 758 फास्ट ट्रैक कोर्ट्स, जिसमें से 412 एक्सक्लूसिव पॉक्सो की कोर्ट हैं। और इन कोर्ट्स में अभी तक 2 लाख से ज़्यादा केसेस डिस्पोज ऑफ किए जा चुके हैं। अभी तक हमने इस पे 735 करोड़ जो है खर्च किया है इन फास्ट ट्रैक कोर्ट्स में। और इनका नॉर्मली टाइमलाइन होती है कि 6 महीने के अंदर कोई रेप का केस हो तो उसका जो है डिस्पोजल हो जाना चाहिए फ्रॉम रजिस्ट्रेशन टिल द फाइनल डिसीजन। श्रेया जी, आप नालसा में स्पेशली जो सुप्रीम कोर्ट के संरक्षण में सेवा देती हैं महिलाओं को, 2 लाख केसेस का फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से महिलाओं को इंसाफ मिलना, आप तो हर दिन जस्टिस की डिस्पेंसेशन में अपना योगदान देती हैं। आपका क्या अनुभव है? मैम, जब हमारे पास जैसे अभी आप बातचीत कर रहे थे वन स्टॉप सेंटर की, उससे शुरुआत हुआ जैसे ही केस, तो हम तभी से लीगल एड एंड एडवाइस, लीगल अवेयरनेस, लीगल रिप्रेजेंटेशन, हम हर एक उस मोड़ पर जिस पे लीगल हेल्प मिल सकती है महिलाओं को, वहाँ पर हमारी जो अथॉरिटी है वहाँ पर एड और असिस्ट करती है हर महिला को। कई महिलाओं को ये गलत फहमी है कि अगर वकील अगर उनको ज़रूरत है तो पैसे खर्च करने पड़ते हैं, लेकिन नालसा या फिर डालसा जो प्रदेशी शाखा है उसमें आप मुफ्त में वकील का सहयोग प्रदान करवाते हैं। जी मैम, दिस इज़ मुफ्त कानूनी सहायता हम देते हैं इनको। और ये नेशनल लेवल पे नालसा है और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल, राज्य लेवल पे, हर एक लेवल पे, हर एक स्टेट में अपनी उनकी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए अथॉरिटी है। एंड इसका लीगल एड वो देखते हैं जिसको हम कोऑर्डिनेट और मॉनिटर करते हैं। तो अगर महिला आज अगर इस कार्यक्रम को सुन रही है या कोई भी परिवार का ऐसा व्यक्ति जो चाहता है उनके घर में चाहे बेटी हो या कामकाजी कोई महिला हो उसको विशेष इसकी जानकारी मिले, तो नालसा की जानकारी अथवा डालसा की जानकारी कहाँ से मिल सकती है? सबसे पहले मैम हमारा हेल्पलाइन नंबर है 15100। आपको अगर कुछ भी जैसे किसी महिला को कभी लगता है कि ये मेरे साथ कुछ ऑफेंस हुआ भी है या नहीं हुआ है, जो मैंने अपने एक्सपीरियंस में देखा है, बहुत ज़्यादा महिलाओं को पता भी नहीं चलता कि उनके साथ कभी इमोशनल अब्यूज़ या किसी तरीके का अब्यूज़ किया जा रहा है। तो अक्सर हमारे पास ऐसी कॉल्स आई हैं हमारे हेल्पलाइन पे जहाँ पर महिलाएं हमसे पूछती हैं कि मेरे साथ ये हो रहा है और वो एडवाइस चाहती हैं। तो
तो उसी के माध्यम से हमने 15100 में उनके हेल्पलाइन हो गया हमारा, हमारी वेबसाइट, हमारा पोर्टल और हमारा फ्रंट ऑफिस है जहाँ पे वो विज़िट कर सकती हैं। जो अथॉरिटी हमारी है वो एक जज के लेड है, तो क्योंकि वो एक जजेस के थ्रू लेड है तो एक कहते हैं कि जैसे उसमें मॉनिटरिंग, कोऑर्डिनेशन, वो प्रॉपर काम चलता है। पांडे जी, जैसे कि श्रेया जी ने बताया कि 15100 पे अगर महिला किसी भी वकील की मुफ्त मदद चाहती हैं तो संपर्क कर सकते हैं। आपका विभाग मात्र महिला अगर मुसीबत में है तब मदद नहीं करता, तब भी मदद करता है। अगर महिला कामकाजी हो या पढ़ने के लिए एक नए शहर में आए तो आवास की, वर्किंग वुमेन हॉस्टल की भी आप लोग व्यवस्था करवाते हैं? जी, वर्किंग वुमेन हॉस्टल इनफैक्ट हमारा बहुत बड़ा कंपोनेंट है मिशन शक्ति का, और ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को कार्य क्षेत्र में लाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा वर्किंग वुमेन हॉस्टल खोलें। और इसके लिए हम निर्भया फंड का बहुत सक्सेसफुली इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि अब जो है हम मिशन शक्ति से केवल उनके मैनेजमेंट का पैसा देते हैं, पर नए अगर आप WWH खोलना चाहें, स्टेट्स खोल रहे हैं बहुत सारे, हमारे पास निर्भया फंड में प्रपोजल्स भी आ रहे हैं, उसमें हम जो है वर्किंग वुमेन हॉस्टल्स बना रहे हैं ताकि स्टेट्स जो है ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को एक सेफ वातावरण दे सकें जहाँ से वो रह के अपने जो है पढ़ाई पूरी कर सकें उच्च शिक्षा की, एवं जहाँ पे वो कामकाजी महिलाएं हैं तो वो काम कर सकें सुरक्षित तरीके से। अगर बच्ची है कोई, उसकी भी मदद होती है आपके विभाग के द्वारा? जी हाँ मैम, विमेन हेल्पलाइन जैसे कि है, और इसके अलावा हम एक नई परिकल्पना लाए हैं जो कि इस वर्ष से शुरू हो रही है, हब फॉर एम्पावरमेंट ऑफ वीमेन एट डिस्ट्रिक्ट लेवल। यहाँ पे इसके थ्रू हर तरह की इंफॉर्मेशन जो है मुहैया कराई जाएगी महिलाओं को कि या बच्चों को, किसी भी एज ग्रुप के। बेसिकली इसका उद्देश्य है कि चाहे बच्ची वो 3 साल की हो, जिसके बारे में उसको क्या क्या मिल सकता है ये भी वहाँ से पता चलेगा। कोई 18 साल की बच्ची है जो कि क्लास 12 कर चुकी है, तो वो उसको क्या क्या माध्यम है, कहाँ कहाँ वो पढ़ सकती है, वो कराया जाएगा। और हर तरह की जो है इन्फॉर्मेशन वहाँ अवेलेबल कराई जाएगी, और कैसे इस सुविधा का लाभ लेना है सरकार की स्कीम से, वो भी उसको वहाँ से बताया जाएगा। तो महिला का क्या अधिकार है, चाहे वो किसी भी उम्र की हो, उस अधिकार को कैसे प्राप्त करना है और कहाँ से प्राप्त करना है, इस हब के माध्यम से ये जानकारी महिलाओं को मिलेगी। आप, मैंने सुना है कि एक अनोखा प्रोजेक्ट भी कर रहे हैं, वो है नारी अदालत। क्या ये सत्य है कि नारी अदालत प्रधानमंत्री जी की तब की शुरुआत है जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे? जी हाँ, इनफैक्ट नारी अदालत जो है गुजरात में बहुत सक्सेसफुली चल रही है, और इसका ये उद्देश्य था कि जो एक महिलाओं के, मान लीजिए कोई डिस्प्यूट्स हों, किसी भी तरह के डिस्प्यूट्स हों, तो हर चीज़ में कोर्ट जाना संभव नहीं होता है, और कोर्ट से रिलीफ मिलने में भी कई बार बहुत समय लगता है। तो ये देखा गया कि वहाँ की जो लोकल महिलाएं हैं, जो कि ऐसे स्वयं सहायता समूह के जो मेंबर्स हैं, इन सब को लेके, लोकल पंचायत है, इन सब को करके अगर एक 8-9 लोगों की एक इस तरह से अदालत बनाई जाए जो कि लोकली वहाँ पे उस समस्या का समाधान कर सकें, तो उस हिसाब से उन्होंने शुरू किया था, और ये बहुत सक्सेसफुल रही। जैसे कि हम देखें कि वन स्टॉप सेंटर में भी कुछ इसी तरह की काउंसलिंग करके फैमिली में अगर कोई डिस्प्यूट हो तो उस तरह का सॉल्यूशन किया जाता है, लेकिन नारी अदालत उससे कहीं वाइडर कॉन्सेप्ट है और लोकल लेवल तक गया है, क्योंकि ये पंचायत तक गया है, तो इसके बड़े अच्छे फल आ रहे हैं। हमने ऑलरेडी इसको जो है इस वर्ष पायलट बेसिस पे आसाम में और जम्मू एंड कश्मीर में नारी अदालत को शुरू किया है। एक बार जब ये चल जाएगा हम इसको पूरे देश में ले जाएंगे। आज जितने श्रोता हैं, मेरा उनसे विशेष आग्रह है कि इस छंद में जितने हेल्पलाइंस के बारे में आपने जानकारी प्राप्त की, वो निश्चित रूप से अपने घर परिवार में महिलाओं तक ज़रूर पहुंचाएं। वो लोग जो वर्तमान में ऑफिस की ओर रवाना हुए हैं, शायद अपनी गाड़ी में, बस में, ट्रेन में हमें सुन पा रहे हैं, मेरे आपसे निवेदन है कि आप महिला की हेल्पलाइन जो है 181 और 112, उसकी जानकारी निश्चित रूप से महिलाओं तक पहुंचाएं। और जैसे कि श्रेया जी ने कहा है कि अगर आपको वकील की मुफ्त की मदद की ज़रूरत है तो बिल्कुल निसंकोच, बिना डरे 15100 पर सरकार से, वकीलों से संपर्क करें। चाहे मुसीबत कोई भी हो, चाहे चुनौती कोई भी हो, मिलकर हम आपको समाधान देने के लिए प्रयत्नशील हैं। मिलकर हम सब आपको समाधान देने के लिए संकल्पित हैं। तो जब कोई बात बिगड़ जाए, फोन जरूर करें। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। न कोई है न कोई था जिंदगी में तुम्हारे सिवा, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। तुम
क्या चिंता आपकी परीक्षा की तैयारी में बाधा बन रही है और आप परिणामों के बारे में चिंतित हैं? टेलीमानस के 14416 पर संपर्क करें। कानूनी मदद और सलाह दिलाती, टेलीलॉ हमें सही राह दिखाती। अब टेलीलॉ के माध्यम से न सिर्फ घर बैठे मुफ्त कानूनी सलाह ले सकते हैं, बल्कि अनुभवी वकीलों से कोर्ट में कानूनी सहायता भी पा सकते हैं। तो डाउनलोड करें आज ही टेलीलॉ फॉर सिटीजंस मोबाइल ऐप अथवा लॉग इन करें www.tele-law.in या अपने नजदीकी CSC सेंटर से संपर्क करें। न्याय विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे स्टूडियो में। आज बात करेंगे एक ऐसी महिला से जो डालसा के माध्यम से कानूनी मदद देती है उनको जो बच्चे हैं और रेप का शिकार हैं, या उनको जो महिलाएं हैं और किसी न किसी हिंसक अपराध की विक्टिम बन चुकी हैं। सपना, आप डालसा में लोअर डिवीजन क्लर्क हैं? जी मैम। और जब आपको पता चलता है कि कोई प्रताड़ित हुआ है या कोई विक्टिमाइज हुआ है तो आप उनकी कैसे मदद करती हैं? मैम, उनका कांटेक्ट पहले से ही FIR में होता है, तो मैं उनसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर लेती हूँ। उनको अपने DLS की सर्विस के बारे में बताती हूँ कि उनको यहाँ से कंपनसेशन भी मिल सकता है और हम उन्हें यहाँ से फ्री लीगल एड भी देंगे जो उनका आगे केस लड़ने में उनकी मदद करेंगे। क्या औरतें हिचकिचाती हैं मदद लेने से? मैम, बहुत ज़्यादा डरती हैं। उनको बहुत मुश्किल होता है समझाना कि तुम बाहर निकलो, कदम उठाओगे तभी कुछ आगे हो पाएगा केस में। तो मैम, उनको समझाने में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन मैं तैयार कर लेती हूँ उन्हें आगे आने के लिए। और सपना, इसका क्या कारण ये भी है कि तुम खुद एसिड अटैक विक्टिम रह चुकी हो? जी मैम। तो जब तुम्हारे ऊपर ये बीता और तुम पे किसी ने एसिड फेंका, तब हिम्मत कहाँ से जुटा पाई तुम? मैम, तो मेरे ऊपर एसिड अटैक हुआ था, मैं छोटी थी उस टाइम पे, तो मैम कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। लेकिन उस टाइम पे एक NGO था, NGO के कुछ लोग आके मुझसे मिले मैम। उन्होंने मेरी फैमिली को समझाया और मुझे समझाया। तो मैम फिर मेरे पापा को उन्होंने नालसा के बारे में बताया। मैम, नालसा के ऑफिस में मेरे पापा को मेरे ट्रीटमेंट के लिए 3 लाख रुपए का मुआवजा दिया इमीडिएट। मैम, मेरे पापा ने मेरी सर्जरी के लिए वो पैसों का इस्तेमाल किया। फिर मैम थोड़े टाइम बाद नालसा से ही एसिड अटैक विक्टिम के लिए जॉब के लिए मैम ऐड आई। मैम, मैंने फॉर्म भरा, उसमें मैम मुझे सिलेक्ट भी कर लिया गया। आज मैं DLS में LDC के उस पद पे काम भी कर रही हूँ। 3 साल की बच्ची भी है? जी मैम। और जब तुमने इतनी सारी चुनौतियाँ जीवन में देख ली सपना, तो बच्ची को देख के क्या लगता है, क्या सिखाओगी उसको? मैम, उसको यही सिखाऊंगी कि डरना नहीं है, बात कोई भी हो, छोटी हो बड़ी हो, लेकिन आवाज़ उठानी है, डर कर घर में नहीं रहना है। लक्ष्मी जी, आप एडवोकेट हैं, वकील हैं। जैसा कि सपना ने अभी कहा कि कई जो हिंसक अपराधों के विक्टिम्स होते हैं उनको बार बार समझाने की ज़रूरत पड़ती है कि वो अपना केस लड़े। एक वकील के लिए कितना मुश्किल हो जाता है? मैम, ज़्यादातर वो केसेस में होता है जिसमें बच्चे छोटे होते हैं, जिसमें सेक्सुअल असॉल्ट बच्चों के साथ होता है। मैम, उनके पेरेंट्स होते हैं वो ज़्यादा रिलक्टेंट होते हैं। मैम, वो आउट ऑफ शेम, हमने बोला कि एक बार आप कदम आगे रखिए, हर कदम में हम आपके साथ रहेंगे। मैम, तो शर्म की वजह से माता पिता के बाहर नहीं आकर इंसाफ दिलवाना चाहते? यस मैम, उनका एक माइंडसेट भी है कि कोर्ट में बहुत चक्कर मारने पड़ेंगे। इन केसेस में तो आइडेंटिटी हम डिस्क्लोज नहीं करते हैं मैम। बिल्कुल जितनी जल्दी होता है, हम 30 डेज़ के अंदर विक्टिम एक बार हमारी कोर्ट में आ गई है मैम, उसकी गवाही होनी है तो उसको वापस नहीं भेजते। आपका एडवोकेट हो ना हो, हमारे लीगल एड ने एक रिमांड एडवोकेट किया हुआ है, उसको बुला के काम करवाएंगे मैम। श्रेया जी, कई बार ये भी सुनने में आता है कि जो अपराधी तत्व हैं वो जानबूझकर विक्टिम के ऊपर इस प्रकार का दबाव बनाते हैं कि विक्टिम अपने केस से विड्रॉ हो जाए। ऐसे में कोर्ट क्या दखल देता है? हमारा जो मैकेनिज़्म है, जिस तरीके से हमारे पास नेशनल कमीशन फॉर वुमेन से उनके वर्कर्स हम हर कोर्ट में होते हैं और डालसा के वकील होते हैं उनकी रिप्रेजेंटेशन के लिए, और साथ में प्रोसिक्यूटर होता है। जब मैं बताऊंगी कि बहुत पुराने दिन थे जब जो अपराधी होता था उसके साथ फौज खड़ी होती थी वकीलों की, पर आज वो दिन है जहाँ पर जो विक्टिम है उसके साथ प्रोसिक्यूटर भी खड़े होते हैं, उसके साथ पुलिस वाले भी खड़े होते हैं, उसके बाद नेशनल कमीशन फॉर वुमेन वाले भी खड़े होते हैं, उसके साथ लीगल एड वाले भी खड़े होते हैं। तो जिस तरीके की फ़ौज अब विक्टिम्स के साथ खड़ी होती है और जिस तरीके से हर स्टेप पे ध्यान रखा जाता है और विक्टिम को शर्मसार किया जाता है, ऐसा अब नहीं होता कोर्ट्स में? बिल्कुल नहीं। अब जिस तरीके से विक्टिम को लाया जाता है और जिस रास्ते से लाया जाता है उस रास्ते पर भी अक्यूज्ड का कोई आना जाना नहीं है, और विक्टिम को जिस कमरे में बिठाया जाता है उस कमरे के आसपास भी अक्यूज नहीं आते, वो दूसरे कमरे में बैठते हैं और उस कमरे में एक ऐसा शीशा लगा है कि जिससे वो कोर्ट प्रोसीडिंग्स देख सकते हैं। वहाँ पे माइक दिया हुआ है और जजेस फिर अपने हिसाब से जो विक्टिम को उनका कोई क्वेश्चन है, कुछ है, जो अपने हिसाब से फिर पुट करते हैं।
सपना, एक बात बताओ, आज व्यवस्था कोर्ट में ऐसी है कि महिला को शर्मसार नहीं करने देते और जजेस भी इसका ख्याल रखते हैं। तो जब आप विक्टिम से खुद संपर्क करती हैं तो कितनी विक्टिम्स ऐसी हैं जिनको पता भी है कि उनको कॉम्पनसेशन भी मिल सकता है? मैम, हमारा जो DLS का ऑफिस है मैम, वहाँ से हम महीने में 10-12 अवेयरनेस प्रोग्राम कराते हैं। हमारे एडवोकेट्स हैं मैम, वो जाके जगह जगह अवेयरनेस प्रोग्राम करते हैं और महिलाओं को जागरूक करते हैं कि ऐसा कुछ है जो DLS से एक ऑफिस है, यहाँ पे फ्री लीगल एड कॉम्पनसेशन वगैरह की सुविधा उपलब्ध है। लक्ष्मी, जब एक एडवोकेट महिला विक्टिम को सहयोग दे रही होती है तो उनका कितना ध्यान इस बात पर रहता है कि केस लड़ना है और कितना कि महिला को कॉम्पनसेशन भी मिल जाए? मैम, बहुत से होते हैं कि पुअर फैमिली से होते हैं। बहुत बार होता है कि बच्चा स्कूल जाना छोड़ देता है शर्म की वजह से। मैम, कभी कभी होता है पेरेंट्स बिल्कुल सिटी चेंज कर लेते हैं, तो हम सबसे पहले में कि इंटरिम कॉम्पनसेशन की वो लगाते हैं एप्लीकेशन में कि फॉर अ टाइमिंग या तो मेडिकली या फाइनेंशियली पुअर फैमिली है तो उसको मिल जाए, कि फैमिली को थोड़ा सपोर्ट कर दें मैम, फिर इंसाफ की तरफ माँ आगे बढ़े। जैसा कि आप सबने सुना श्रेया जी से, लक्ष्मी जी से और विशेष सपना से, जो एसिड अटैक की विक्टिम भी रही, उसने सरवाइव भी किया और दूसरी महिलाएं या बच्चे जो प्रताड़ित हैं उनकी मदद करती है कि अगर आप किसी भी ऐसी मुसीबत में हैं जहां पर आपको पुलिस की व्यवस्था की जरूरत है, वकील की जरूरत है, तो आप नालसा से संपर्क कर सकते हैं 15100 पर, ताकि आपको वकील मुफ्त में मुहैया कराया जाए, आपको कॉम्पनसेशन भी मिलेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात, इंसाफ पाने के लिए आप अकेले नहीं होंगे। इसलिए पुनः आपसे मेरा आग्रह है कि 15100 पर संपर्क करें। और जो लोग परिवारों में हैं, जो अगर महिला प्रताड़ित होती है या बच्चा प्रताड़ित होता है तो शर्मसार होते हैं, उनसे कहना चाहती हूँ कि उन्हें उड़ने दो, हिम्मत दो, ताकि अपनी लड़ाई वो खुद लड़ सके। और हम हैं ना उनके साथ। करवटें ली ख्वाबों ने, नींद में हूँ जागता, खिड़कियों से दिख रहा मंजिलों का रास्ता, पैरों में आसमां, धड़कन में तितलियां, रक्षक से हर परे तू हौसला, हाथों की ये लकीरें जो लेके है चली रे, ना रुकने का हुआ है फैसला। उड़ने दो, ओ ओ उड़ने दो, ओ ओ उड़ने दो। क्या आपको नींद में परेशानी होती है या आप बीच रात बार बार जगते हैं? टेलीमानस के 14416 पर कॉल करें और हमारे प्रशिक्षित परामर्शदाता आपकी सहायता करेंगे। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। ये अदालत मुल्जिम विकी सिंह को निवेशकों को गलत जानकारी देने और उन्हें गुमराह करने का दोषी पाती है। जज साहब, मुझे गलती सुधारने का एक मौका दीजिए जज साहब। जज साहब, इन्हें तो अब मौका नहीं मिल सकता, लेकिन आपके पास अब भी मौका है। निवेशकों को जब भी कोई योजना समझाएं, उन्हें गलत जानकारी या कोई गलत बात ना बताएं, क्योंकि ऐसा करना आपके लिए भारी पड़ेगा। इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे स्टूडियो में, और इस बार बात होगी उन महिलाओं के साथ जो वन स्टॉप सेंटर चलाती हैं। हमारे सभी श्रोताओं को बतलाना चाहती हूँ, हमारे आज़ाद देश में प्रधानमंत्री मोदी के सानिध्य में पहली बार ये कल्पना राष्ट्र में प्रस्तुत हुई कि हर जिले में महिलाओं के संरक्षण के लिए एक छत के नीचे पुलिस, डॉक्टर, वकील, इन सारी व्यवस्थाओं को महिला तक पहुंचाने के लिए वन स्टॉप सेंटर गठित हों। आज लगभग देश के हर जिले में वन स्टॉप सेंटर संचालित है। ऐसे ही 2 सेंटर्स चलाने वाली एक विनीता मेरठ से और इंचार्ज अर्चना सिंह लखनऊ से आज स्टूडियो में हमारे साथ है। अर्चना, पहले तो ये बताइए कि वन स्टॉप सेंटर के बारे में जानकारी जिले में महिलाओं तक आप कैसे पहुंचाती हैं? नमस्कार। कोई भी जानकारी हमें देनी होती है तो हम अवेयरनेस प्रोग्राम करते हैं। वन स्टॉप सेंटर का 181 हमारा टोल फ्री नंबर है, और इसके लिए हम कॉलेज में, कम्युनिटी में, स्लम्स एरिया में, रेडियो के माध्यम से, दूरदर्शन के माध्यम से, और जो हमारे आईसी मटेरियल होते हैं जो हम वॉल पे लिख के 181 हेल्पलाइन किया है वन स्टॉप सेंटर, इसके माध्यम से प्रचार प्रसार करते हैं।
विनीता, आपने अनुभव देखा है वन स्टॉप सेंटर में, उसमें महिला जब आती है तो मुख्यतः किस प्रकार के केस को लेकर आती है? मोस्टली तो घरेलू हिंसा से पीड़ित आती हैं, तो उनको परामर्श बैठक दी जाती है। मोस्टली केसेस में हम कंप्रोमाइज़ कराते हैं ताकि परिवार में वापस जाए, परिवार जुड़ा रहे। जो महिलाएं एक्टिविस्ट हैं विनीता, उनके लिए बहुत बड़ी चुनौती हो जाती है जब हम कॉम्प्रोमाइज शब्द का इस्तेमाल करते हैं कि महिला आ रही है कि पुलिस की मदद मिले और यहाँ वन स्टॉप सेंटर वाले कह रहे हैं कॉम्प्रोमाइज़ कर लो। नहीं मैम, जिस तरीके की वो सुविधा चाहती हैं उस तरीके से उनकी हेल्प की जाती है। जैसे कि वो चाहती हैं परिवार के साथ रहना, और कई बार समझ नहीं आता है कि परिवार में किस तरीके से परेशानी आ रही है, तो समझना और उनको समझाना। प्रियंका, आप सब इंस्पेक्टर हैं और आप महिला थाना में इंचार्ज भी हैं, अपनी सेवा भी देती हैं, एंटी रोमियो स्क्वाड भी चलाती हैं। लेकिन ये बताइए, जैसे कि मैंने अभी पूछा विनीता से, महिला इस अपेक्षा के साथ आती है कि उसे पुलिस का संरक्षण चाहिए, तो जब आपके पास ऐसे केसेस आते हैं, कितनी बार केसेस में आप एफआईआर को पूर्ण रूप से कोर्ट तक ले जा पाते हैं और कितने केसेस में महिलाएं कहती हैं नहीं, आप सिर्फ हमारी काउंसलिंग करा दीजिए? जब केस दर्ज हो जाता है तो 80% होती हैं कि चार्जशीट फाइल हो जाती है, लेकिन ना 20% महिलाएं चार्जशीट होने के पहले कहीं ना कहीं वो जब बयान होते हैं उनके मैडम 164 वगैरह, तो उसमें भी वो बोल के आ जाती हैं। मैंने सुना है कि आप फिर भी वीकली फीडबैक ज़रूर लेती हैं कि महिला दबाव में नहीं आ रही है समझौता करने के लिए, तो आप चेक करते हैं हर सप्ताह? मैम, ऐसा होता है कि प्रायोरिटी दी जाती है, जब से महिला हेल्प डेस्क चला है उस पर ना काउंसलिंग कराई जाती है जब गृहस्थी वाले मैटर होते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि महिला खुद ही कह देती है कि हमें साथ जाना है, लेकिन फिर भी हम लोग ना ये देखते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि वो यहाँ से चली जाए समझौता करके और फिर भी उसके साथ कुछ गलत हो रहा हो, तो वीकली हम लोग फीडबैक लेते हैं फ़ोन से कि क्या आप सही रह रही हैं। आप उत्तर प्रदेश में विख्यात एंटी रोमियो स्क्वाड को भी महिला थाना मेरठ के माध्यम से संचालित करती हैं, तो एंटी रोमियो स्क्वाड के लिए लड़कियों की छेड़खानी की वारदातें आती हैं, केसेस आते हैं, तो आप क्या स्वयं जाते हैं मौके पर? जी, हम लोगों की एक टीम होती है मैम, जिसमें सिपाही रहती हैं और हम लोग होते हैं। तो पूरी टीम हमारी ना कॉलेज, पार्क और जो कोचिंग सेंटर वगैरह हैं उनके सामने होती है। तो जो बार बार वहाँ से घूम रहा है तो पूछ भी लिया जाता है कि क्यों घूम रहे हो, और उस पर कार्रवाई भी होती है। ऐसी आज एक महिला हमारे मध्य में है, मैं उनका असली नाम नहीं लूँगी ताकि हम उनका संरक्षण कर सकें। शबीना नाम से उनको हम बुलाएंगे। शबीना, आप बाल विवाह और घरेलू हिंसा के लिए मदद मांगने के लिए वन स्टॉप सेंटर आई थी? यस मैम। और क्या हुआ था आपके साथ? मैम 181 टोल फ्री नंबर था वन स्टॉप सेंटर का, उस पर मैम मैंने कॉल किया, फिर वहाँ से मैम मेरा रेस्क्यू हुआ। फिर मैम मैं मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा परेशान थी, फिर मैम का और टीम का बहुत सहयोग रहा। और आज जो महिला सुविधा मांग रही थी वो दूसरों की मदद करती है? जी मैम, चाइल्ड लाइन में मदद कर रही है, मैंने सुना। जी यस मैम, ऐसे ही। तो एक बात बताओ कि तुमने खुद एक विक्टिम के नाते वन स्टॉप सेंटर से मदद पाई। यस मैम। अब तुम दूसरे विक्टिम्स की मदद करती हो अपने अनुभव से। तो अर्चना जी, आपने एक जैसे कि कहा कि अगर महिला आपके सेंटर में आए मदद मांगने के लिए, तो न सिर्फ उसे मदद मिलती है बल्कि संबल ऐसा कि वो अपने पैरों पर फिर खड़ी हो सके। जी मैम, हमारा जो मुख्य उद्देश्य है मैम कि किसी भी महिला की हम इस प्रकार सहायता करें कि भविष्य में वो अपनी सहायता स्वयं कर सके और दूसरों की करे, उससे जोड़ने का उद्देश्य है। जैसे कि अभी सबीना का हमने बताया रेस्क्यू हुआ, जो हमारे सामने एक उदाहरण बैठी हैं, और इनका रेस्क्यू के साथ साथ हम लोगों ने इनको तुरंत ही कौशल विकास मिशन से जोड़ा, साथ में डालसा की सुविधाएं इन्हें दी गई और कंप्यूटर की अच्छी ट्रेनिंग ली, और आज ये चाइल्ड लाइन में केस वर्कर के पद पे काम कर रही है। तो मैम ये एक बड़ा अचीवमेंट है। अचीवमेंट एक नौकरी नहीं है, अचीवमेंट ये है कि एक महिला को खड़ा करना है, उसको मानसिक रूप से मजबूत करना है। जैसे अर्चना जी ने कहा कि उपलब्धि ये नहीं है कि नौकरी दिलवाई, उपलब्धि ये कि शबीना अपने पैरों पर इतनी सारी चुनौतियों के बावजूद दोबारा खड़ी हुई। और शबीना की कहानी ही बतलाती है हिंदुस्तान की औरत की कैपेसिटी क्या है, उसकी उपलब्धियों की और सफलताओं की क्षमता क्या है। कोमल है, कमज़ोर नहीं। कोमल है, कमज़ोर नहीं, तू शक्ति का नाम ही नारी है, जग को जीवन देने वाली मौत भी तुझसे हारी है। कोमल है, कमज़ोर नहीं तू। सदियों के नाम पे तुझे जलाया, मीरा के नाम पे जहर पिलाया, सीता जैसी अग्नि परीक्षा
हमेशा जग में अब तक जारी है। कोमल है कमजोर नहीं, शक्ति का नाम ही नारी है। जग को जीवन देने वाली मौत भी तुझसे हारी है। कोमल है कमजोर नहीं तू। क्या तनाव आपके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर बुरा असर डाल रहा है और आप समय प्रबंधन नहीं कर पा रहे? तनाव प्रबंधन के लिए टेलीमानस के 14416 पर संपर्क करें। पता है, न्याय विभाग भारत सरकार ने गरीब और जरूरतमंदों को न्याय दिलाने की प्रक्रिया को किया और भी आसान। हाँ बिल्कुल, टेलीलॉ और न्याय बंधु सेवाओं का हो गया है एकीकरण। अब चाहे टेलीलॉ के माध्यम से मुफ्त कानूनी सलाह लेनी हो या न्याय बंधु में पंजीकृत वकीलों से कोर्ट में निशुल्क कानूनी सहायता के लिए जुड़ना हो, अब दोनों एक ही ऐप पर उपलब्ध। डाउनलोड करें आज ही टेलीलॉ फॉर सिटीजंस मोबाइल ऐप अथवा लॉग इन करें www.tele-law.in या अपने नजदीकी CSC सेंटर से संपर्क करें। न्याय विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। स्वागत है एक बार फिर नई सोच नई कहानी में। और आज जैसे कि मैंने कहा, कहानियाँ उनकी जो इंसाफ तक पहुँचाने में आपको मदद देते हैं। ऐसी ही एक महिला अनुश्री शर्मा और चयनिका कलिता वर्तमान में स्टूडियो में हमारे साथ हैं और संग उनके हैं श्यामेंद्र सिंह जी। अनुश्री, आप महिला हेल्पलाइन चलाती हैं और यही काम चयनिका कलिता करती हैं 181 की कॉल ऑपरेटर असम में। ये बताएं कि किस प्रकार के फ़ोन कॉल्स आते हैं। मैंने सुना अनुश्री आपको दिन में कम से कम 50 फ़ोन आते हैं। मैं विमेन हेल्पलाइन में हूँ। मेरे को 50 से ज़्यादा कॉल इस चीज़ के आते हैं कि डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है, वहाँ पर साइबर क्राइम हो रहा है। मतलब कॉल लेडीज़ को नहीं पता कि अगर मेरे साथ कुछ ऐसा हो रहा है तो मुझे कहाँ अप्रोच करनी चाहिए। जैसे अगर पति के साथ कोई मेंटेनेंस इशू हो रहा है तो उसे कहाँ अप्रोच करना चाहिए, कहाँ वो फिजिबल है जहाँ पे उसकी मुफ्त में सहायता की जा सके। तो हम उनको प्रॉपर गाइडेंस देते हैं। मैंने सुना आप पोस्ट ग्रेजुएट है साइकोलॉजी में और आपने डिप्लोमा भी किया है काउंसलिंग में। तो एक काउंसलिंग का जो आपका एक पृष्ठभूमि है वो कितना काम आता है जब आप हेल्पलाइन मैनेज करती हैं? जो सर्वाइवर है उसके जो मेंटल स्टेटमेंट है उसको समझने में, काम डाउन करने में, काउंसलिंग करने में, उसको प्रॉपर रास्ता दिखाने में ये चीज़ बहुत हेल्पफुल है। तो एक तरफ अनुश्री दिन के 50 कॉल्स कम से कम महिलाओं के संपर्क में रहती हैं और दूसरी ओर चयनिका है। चयनिका, आपका तो रिकॉर्ड इतना रहा है कि आपने 5-5 हज़ार मंथली कॉल्स अटेंड की हैं। एक दिन में ही हम लोग का 200 कॉल ऐसा भी हो जाता है। हम लोग को डोमेस्टिक वायलेंस का केस मिलता है, साइबर क्राइम का केसेस मिलता है और ऊपर से एबंडन लेडी जो रास्ते में रहते हैं और कहीं मतलब मेंटली इल होता है, वो उस टाइप का केसेस भी हम लोग को मिलता है। और ऐसा भी केसेस है जहाँ मतलब लड़की को फॉल्स प्रॉमिस करते हैं कि उसको शादी करेंगे, फिर मतलब पैसा ये सब लेके जाते हैं। इस टाइप का केसेस भी हम लोग का बहुत सारा केसेस आते हैं। अनुश्री, जैसे कि मैंने कहा कि साइकोलॉजी में पोस्ट ग्रेजुएट है। चयनिका, आप वकील रह चुके हैं, आपका एक काम रह चुका है वकीलों के साथ गुवाहाटी हाई कोर्ट में और सबऑर्डिनेट कोर्ट में। तो वकील की दृष्टिकोण से आप कितनी मदद कर पाती हैं और कितना आप काउंसलिंग कर पाती हैं लोग? जब एक औरत कॉल करती है और उसके लॉ पर्सपेक्टिव से उसको कुछ पता नहीं कि वो कहाँ जाए, कैसे करे, तो हम लोग उसको बोलते हैं कि कैसे उसको लीगल सर्विस मिलेगा, फ्री लीगल एड कैसे मिल सकते हैं। श्यामेंद्र जी, दोनों महिलाएं महिला हेल्पलाइन के माध्यम से औरतों की मदद करते हैं, लेकिन आपका काम थोड़ा अनोखा है। आप शक्ति सदन चलवाते हैं आप अपने प्रदेश में। तो एक महिला का फ़ोन पे संपर्क करना, उसकी मदद करना और महिला को थोड़ा एक निवास की व्यवस्था करके देना, ज़मीन आसमान का फ़र्क है दोनों सहयोग में। शक्ति सदन में जैसे मैम कोई महिला को हम सुरक्षित सक्षम वातावरण के द्वारा राहत प्रदान करते हैं मैम, और उनको बेसिक एनिमिटी जैसे फूड, शेल्टर, और उनको अगर ज़रूरत पड़े तो हम लीगल, पुलिस, मेडिकल सभी सुविधाएं प्रोवाइड कराते हैं। और अगर साथ में बच्चा हो तो बच्चा अगर 12 ईयर्स से ज़्यादा है तो उसको जे एक्ट के अकॉर्डिंग जो चिल्ड्रन होम है हम उसमें मैंने उसको रखवा देते हैं मैम। लेकिन कोशिश आप ये करते हैं बच्चा अगर छोटा है तो माँ से अलग ना रहे मैम। जैसे कि श्यामेंद्र जी ने कहा कि अगर महिला मुसीबत में है, निवास की ज़रूरत है, तो भारत सरकार के सौजन्य से मिशन शक्ति के अंतर्गत शक्ति सदन चलते हैं हर प्रदेश में, जहां पर महिला की हर दरकार को पूरा करने का प्रयास भारत सरकार प्रदेश की सरकारों के साथ करती है। चयनिका कलिता और अनुश्री शर्मा ने जैसे आपको बतलाया कि अगर महिला किसी दुविधा में है, किसी मुसीबत में है, तो 181 जैसे नंबर्स पर अगर आप फ़ोन करें तो त्वरित रूप से आपको फ़ोन पर न सिर्फ काउंसलिंग की मदद मिलेगी, लेकिन अगर आपको पुलिस की व्यवस्था चाहिए अथवा वकील की मदद चाहिए तो ये मदद भी महिलाओं को दिलवाने का काम हमारी हेल्पलाइंस करती हैं।
इसलिए तो महिलाएं कहती हैं कि हक क्या है वो जानना ज़रूरी है, उस अधिकार को पाना कैसे है ये भी जानना ज़रूरी है। कुछ लोग एक शायराना अंदाज में कहते नहीं हैं कि साडा हक इत्थे रख। मतलब कि तुम सबका मुझ पे मुझसे भी ज्यादा हक है, साडा हक इत्थे रख। साडा हक इत्थे रख, 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 साडा हक क्या आपके मन में जीवन समाप्त करने के विचार आ रहे हैं? क्या आप बेहद निराशा महसूस कर रहे हैं? सहायता के लिए टेलीमानस के 14416 पर संपर्क करें। कानूनी मदद और सलाह दिलाती, टेलीलॉ हमें सही राह दिखाती। अब टेलीलॉ के माध्यम से न सिर्फ घर बैठे मुफ्त कानूनी सलाह ले सकते हैं, बल्कि अनुभवी वकीलों से कोर्ट में कानूनी सहायता भी पा सकते हैं। तो डाउनलोड करें आज ही टेलीलॉ फॉर सिटीजंस मोबाइल ऐप अथवा लॉग इन करें www.tele-law.in या अपने नजदीकी CSC सेंटर से संपर्क करें। न्याय विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। ऐसा नहीं है दोस्तों कि सिर्फ फ़ोन करेंगे तभी मदद मिलेगी। ऐप्स की दुनिया में एक ऐप है टेलीलॉ का। जी हाँ, आप फ़ोन पर इंसाफ भी पा सकते हैं और इसके बारे में ज़्यादा बताने के लिए हमारे मध्य में है शिखा हुंडाल, मंत्रालय आपका न्याय है। शिखा जी, ये बताइए कि ऐप्स के ज़माने में और विशेष तरह प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं डिजिटल डेमोक्रेसी डिलीवर करती है, ऐसे में टेलीलॉ ये किस बला का नाम है? नमस्कार सभी को। मैं बताना चाहूँगी कि टेलीलॉ एक ऐसा माध्यम है जिससे हमने वकीलों को गांव तक लेके आने की कोशिश करी है टेक्नोलॉजी के माध्यम से, इसलिए टेली और लॉ को कंबाइन किया गया है। इसी माध्यम से कभी कुछ ऐसे मुद्दे होते हैं जो मतभेद नहीं होता, जिसमें कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता, ज़रूरी नहीं है वो कोर्ट तक जाएं। कुछ ऐसे मुद्दे होते हैं जहां हमें अपनी बात रखनी होती है और इस दुविधा में हम सब रहते हैं कि किससे बात करें, कौन ऐसा सलाहकार होगा जो हमें कानूनी दांवपेच और कानूनी जानकारी दे। टेलीलॉ यानी कि एक मोबाइल ऐप है जो आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। ये एंड्रॉयड पे भी चलता है? बिल्कुल मैम, ये एंड्रॉयड पे भी चलता है, iOS पे भी चलता है, ये हर माध्यम पे चलता है। 22 भाषाओं में अवेलेबल है ये और 2.5 लाख से ज़्यादा सेंटर्स पर अवेलेबल है। एग्जैक्टली। अगर आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करने में ज़रा सी भी दिक्कत है तो इससे भी घबराना नहीं है। 2.5 लाख कॉमन सर्विस सेंटर्स पे ये पूरी सेवा असिस्टेंस के तौर पे दी जाती है। आपको जाना है, अपना केस रजिस्टर करना है और तुरंत आपको वकील साहिब या साहिबा आपसे बात करने के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट तैयार। क्या यही न्याय बंधु है? नहीं मैम, न्याय बंधु में एक थोड़ी हमने कड़ी और जोड़ी है। कई बारी हम सलाह देते देते हमें लगता है कि मेरा मुद्दा है जो मुझे लड़ने की ज़रूरत है, कोर्ट में जाने की ज़रूरत है, उसमें हम न्याय बंधु के माध्यम से, न्याय बंधु मतलब प्रो बोनो, स्वयं सेवा से वकील ऐसे जुड़ रहे हैं जो महिलाओं को और जो सेक्शन 12 में जो हमारे लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट के माध्यम से इन सभी लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्ट के अंदर। राजेश कुमार जी, आप CEO हैं इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर के। जैसे कि अभी शिखा जी ने कहा कि 2.5 लाख से ज़्यादा कॉमन सर्विस सेंटर्स हैं, वहाँ पर डिजिटली अब लीगल सहयोग, न्यायिक सहयोग जनता को मिलती है। लेकिन डिजिटल का ये माध्यम ऐसा भी है राजेश जी जहाँ पर महिला को प्रताड़ित भी किया जाता है, शर्मसार किया जाता है, कभी ट्विटर पर, कभी फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर परेशान किया जाता है। ऐसे में आपका जो साइबर क्राइम डिवीज़न है उससे महिला को, प्रताड़ित बच्चों को कैसे आप सुरक्षित कर पाते हैं? गृह मंत्रालय भारत सरकार का पोर्टल है नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल, जिसका URL है www.cybercrime.gov.in। तो साइबर क्राइम की सभी शिकायतें इस पर रजिस्टर की जा सकती हैं। इसमें फाइनेंशियल फ्रॉड के अलावा महिलाओं और बच्चों से संबंधित शिकायतें भी इस पर दर्ज होती हैं। उसकी वजह से आपको पुलिस थाने जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। आप वो शिकायतें डायरेक्टली स्टेट नोडल को, स्टेट SP को
और कंसर्न पुलिस स्टेशन को डायरेक्टली यहाँ से चली जाती है। मतलब कि अगर आपका साइबर की दुनिया में, इंटरनेट की दुनिया में, व्हाट्सएप के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, या फिर एक्स जो ट्विटर कहते थे उसके माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से अगर कोई छल कपट करता है और महिला की अश्लील तस्वीरें लगाता है या महिला को बुली करता है या पोर्नोग्राफी दिखाता है किसी बच्चे की, किसी महिला की, ऐसे में महिला उस प्लेटफॉर्म से अपने ऊपर किए हुए वो सारे फोटोग्राफ्स उतरवाए कैसे? मैम, अगर आप साइबर क्राइम पोर्टल पे कंप्लेन करते हैं तो कंसर्न पुलिस ऑफिसर्स इमीडिएटली उसे एस्केलेट करेंगे सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज को और उन्हें टेक डाउन करेंगे। ऐसा तो नहीं कि औरतों को फिर कोर्ट जाना पड़ेगा तभी टेक डाउन होगा? नहीं मैम, इसमें कोर्ट जाने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। इसमें अभी जो हाल में ही जो इंटरमीडियरी गाइडलाइंस हैं उसके तरह बाध्य हैं। इनफैक्ट जो आईटी गाइडलाइंस आई थी उसके तहत ये जो सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज हैं उनको भी ड्यू डिलिजेंस करना है कि अगर इस तरह का कोई भी कंटेंट आता है तो उन्हें हटाना है। और यदि महिलाओं के संबंधित है जिसमें कुछ ऑब्जेक्शनेबल पिक्चर्स हैं, न्यूडिटी वगैरह है, तो उसको इमीडिएटली हटाने की भी बाध्यता उन पर है। तो अगर कोई सोशल मीडिया इंटरमीडियरी को आप बताते हैं कि आपका ये इमेज चल रहा है और उसे अगर वो नहीं हटाता है तो फिर उसके ऊपर फिर लीगल एक्शन लिया जा सकता है। राजेश जी, ये बताएं, हम बार बार विशेषतः स्कूल कॉलेजेस में या फिर ऐसे इलाकों में जहाँ पर महिलाएं हैं, बच्चे हैं, जब किसी को नौकरी पर रखा जाता है तो सरकार भी कहती है, व्यवस्था से जुड़े बाकी लोग भी कहते हैं कि पुलिस वेरिफिकेशन कराना चाहिए। क्या ये सत्य है कि MHA में भारत के इतिहास में पहली बार महिला बच्चों को प्रताड़ित करना या सेक्सुअल ऑफेंडर्स का बहुत बड़ा डेटाबेस है जिसमें वेरिफिकेशन होती है? जी मैम, इसे NDSO कहते हैं, नेशनल डेटाबेस ऑफ सेक्सुअल ऑफेंडर्स, और इसमें आज तक 18.33 लाख मतलब 18,33,000 लोगों का डेटाबेस क्रिएट हो चुका है। तो जो भी जब एंटीसीडेंट चेक होता है तो इसमें वेरीफाई होता है। तो ये एक तरह से इंश्योर करता है कि गवर्नमेंट के सिस्टम में ऐसे लोग ना आ जाएं जिनका इस तरह का बैकग्राउंड है। इसलिए आज सुनने वालों से मेरा निवेदन की तो बहुत बड़ी लिस्ट है। जैसे कि राजेश जी ने कहा कि NDSO में जो महिला को प्रताड़ित करते हैं, रेप करते हैं, सेक्सुअल असॉल्ट करते हैं, ऐसे सभी ऑफेंडर्स की एक फहरिस्त है। ज़रूरी है अगर आप किसी संगठन में काम करते हैं, अगर आप कोई व्यवस्था चलाते हैं, चाहे स्कूल, कॉलेज या ऑफिस हो या घर पर ही सही, किसी व्यक्ति को काम पर रखते हैं, तो कृपया करके अपने लोकल थाने से पुलिस वेरिफिकेशन निश्चित रूप से करवाएं, बहुत ज़रूरी है। जैसे कि राजेश जी ने ये भी कहा कि अगर आप को कोई संदिग्ध व्यक्ति इंटरनेट पे परेशान करता है, फर्जीवार करता है, पोर्नोग्राफिक मटेरियल आपके ध्यान में आता है, तो आप प्लीज़ साइबर क्राइम डिवीज़न से संपर्क करें। www.cybercrime.gov.in पर आप अगर संपर्क करें तो भारत सरकार अपनी साइबर सुविधा और सेवा आपको देगी संरक्षित करने के लिए। देवी और सज्जनों, आज का ये कार्यक्रम इंसाफ के तराजू पे हम कहाँ हैं, कहाँ थे और आगे कहाँ जाएंगे, इसके संदर्भ में बातचीत का ये सिलसिला समाप्त होने से पहले पुनः आग्रह करती हूँ कि 112-181 ये 2 हेल्पलाइन है। अगर महिला किसी भी चुनौती का सामना कर रही हो, पुलिस की मदद चाहिए, सरकारी तंत्र में वकील की मदद चाहिए, डॉक्टर की मदद चाहिए, वन स्टॉप सेंटर की जानकारी चाहिए, तो इन नंबर्स पर आप निश्चित रूप से संपर्क करें। अगर नालसा के सौजन्य से, भारत सरकार के सहयोग से आपको मुफ्त वकील की ज़रूरत चाहिए तो 15100 पर सहयोग करिए। शिखा जी ने जैसे हमको बताया, देश में 2.5 लाख से ज़्यादा कॉमन सर्विस सेंटर्स हैं जिसमें जाकर आप टेली लॉ की सुविधा प्राप्त कैसे करनी है इसकी जानकारी ले सकते हैं, या फिर गूगल स्टोर पर जाकर ऐप को खुद डाउनलोड कर सकते हैं। तो चाहे भारत सरकार के सौजन्य से निर्भया फंड के अंतर्गत हर शहर में CCTV की व्यवस्था हो, चाहे रेलवे पुलिस के माध्यम से महिलाओं को आवागमन में संरक्षित करना हो, चाहे देश के हर पुलिस स्टेशन में महिला हेल्प डेस्क बनाना हो, चाहे प्रदेश में और हर ज़िले में एंटी ट्रैफिकिंग स्क्वाड बनाना हो, नरेंद्र मोदी की सरकार महिलाओं की सुरक्षा, महिलाओं के उत्थान, महिलाओं के संरक्षण के लिए समर्पित है। और महिलाओं से कहना चाहती हूँ, अपने सम्मान के लिए, खुद के उत्थान के लिए जगा ले जज्बा। काटे रहने दे गुलाब तोड़ ले, नींदों की टहनियों से ख्वाब तोड़ ले, हो काटे रहने दे गुलाब तोड़ ले, नींदों की टहनियों से ख्वाब तोड़ ले, ख्वाहिशों की है कहानियाँ पढ़ी, चुन ले कहानियाँ किताब जोड़ ले,
एक ही है जिंदगी तो यारा, बढ़ ले दिल का इशारा, सारा बदल दे नजारा। जगा ले तू जगा ले जज्बा, 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 जगा ले तू जगा ले जज्बा। विमेन एंड जस्टिस, आज इस विषय पर आपने धारावाहिक नई सोच नई कहानी की 10वीं कड़ी सुनी, जिसे प्रस्तुत किया महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने।